आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बारियान और आप सभी का स्वागत करती हूं ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी के अति महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो बहुत ध्यान से इनको समझते हुए चलना है। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। अपने रेगुलर क्लासेस और अपडेट्स के लिए आपको सभी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपकी क्लास चली हुई है। सो गाइज, आज हम सामाजिक अध्ययन के अति लघु प्रश्नों को करने वाले हैं और आपको बहुत ध्यान से सुनते और समझते हुए चलना है। ये क्लास आपकी सुपर फास्ट रिविजन क्लास के तरह भी आप इसको ले सकते हैं, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज की क्लास में इंक्लूड है। जो भी आपने पढ़ा होगा, आपका सभी चीजों का रिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस, फिर शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी पीडीएफ्स और नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड किए जाते हैं और सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाती है। और राइट गाइस, और रेगुलर क्वेश्चन आंसर टेस्ट होता है। रोज सुबह एक क्वेश्चन या फिर शाम को एक क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पेपर में आए हुए होते हैं और एक कंपटीशन की तरह होता है। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि बीच में हम रुकने नहीं वाले हैं, ठीक है। बीच में हम नहीं रुकने वाले हैं। आप अभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद आपको शायद समय ना मिले रुकने का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय की बात की गई है दोस्तों। इन्होंने पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑलराइट, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। पूछा गया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले जो अधिकारी होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो भूमि कर वसूलते थे उन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो शलिकक, ठीक है, शलिकक के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न आ जाता है, बहुत अच्छा है, कई बार आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। पूछा गया है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किस शासनकाल में या किसके शासनकाल में किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। तो इसका आंसर कुमारगुप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपका यहाँ आया, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत में भ्रमण करने आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बन जाता है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत में भ्रमण करने के लिए आया था? तो वह आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आपको कुछ नाम मिलेगा, कहीं खाली चंद्रगुप्त दिया होगा, कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय, कहीं चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फायान जो चीनी यात्री था, फायान, ये भी आपको याद रखना है कि फायान कहाँ का यात्री था? चीन का था। कहाँ का था? आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो फायान का था। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल्ड क्लास दे रखी है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान का वास्तविक नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फायान जो था चीनी यात्री, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था, उसका वास्तविक नाम की अगर बात करें क्या था, तो वास्तविक नाम था कुंग। ठीक है दोस्तों, कुंग नाम था फायान का वास्तविक नाम। और आगे बात करें कि फायान का क्या अर्थ होता है, फायान जो इसको नाम दिया गया, इसका अर्थ क्या होता है, क्यों इसको ये नाम दिया गया? तो फायान का अर्थ होता है धर्मगुरु, ठीक है, धर्मगुरु या फिर धर्म रक्षक। इस वजह से इन्हें यह नाम दिया गया कि धर्मगुरु इनको बोलते थे या धर्म रक्षक, इसीलिए फायान इनको नाम दिया गया, क्योंकि फायान का अर्थ होता है धर्मगुरु अथवा धर्म रक्षक। चीजें समझ आ रही है आपको? अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? दोस्तों, अंतिम योग्य शासक की बात की गई है, खाली अंतिम शासक आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। जब बात आपसे इस तरीके से पूछे जाए कि गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था, ठीक है, योग्य शासक जिसके शासनकाल तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके जो ये योग्य शासक हुआ अंतिम, इसके बाद फिर
गुप्त वंश का पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सभी अयोग्य शासक होते हैं और वो संभाल नहीं पाते हैं अपनी संपत्ति को, अपनी राज्य व्यवस्था को। तो इसलिए आपसे यहाँ ये प्रश्न किया गया है, उसका नाम है स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य यह योग्य अंतिम शासक था। ठीक है, योग्य अंतिम शासक था गुप्त वंश का। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हूण आक्रमणकारी कौन थे? हूण आक्रमणकारी कौन थे? हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। किसके जंगलियों के समूह थे? कहाँ के थे रहने वाले? मध्य एशिया के खानाबदोश। ठीक है, जंगलियों के समूह थे। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हूण आक्रमणकारी कौन थे, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। खानाबदोश जंगलियों के ये कुछ समूह थे जिन्होंने यहाँ पर आकर आक्रमण शुरू किया। ठीक है, आगे प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? पुष्यभूति वंश की बात कही है तो हर्षवर्धन। ठीक है, पुष्यभूति वंश का जो सबसे पहला प्रभावी शासक अगर बात करें, ठीक है, प्रभावी शासक की बात बोली गई है तो सबसे पहला प्रभावी शासक कौन था? हर्षवर्धन। ऑलराइट, अगला प्रश्न आ जाता है, हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या क्या कहा जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, जहां स्टार लग जाए समझ लीजिए उसको, तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को कहा जाता था भुक्ति। ठीक है, भुक्ति, भक्ति नहीं है, भुक्ति है, तो आप याद रखिएगा, या फिर भक्ति से आप इसको याद कर सकते हैं। भुक्ति कहा जाता था प्रांतों को हर्ष के शासनकाल में। ओके, अगला प्रश्न आ जाता है, हर्ष के समय किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए कि जो हर्ष के शासनकाल में थे, उन दो विद्वानों के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, तो हर्ष के समय में कौन कौन थे? बाणभट्ट और दिवाकर। ठीक है, बाणभट्ट और दिवाकर, बाणभट्ट और दिवाकर याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजपूतों का उल्लेख है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पुस्तक है, प्राचीन ग्रंथ है राजतरंगिणी, इसमें कितने राजपूतों का उल्लेख किया गया है? तो राजपूतों 36 राजपूत कुलों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कुल पूछे गए हैं तो 36 कुल होते हैं राजपूत के, ऐसा यहाँ बोला गया है। 36 राजपूत कुलों का उल्लेख किया गया है। और अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? तो जिसको भी पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में अभी आंसर करिएगा मेरे बताने से पहले। ठीक है, और दोस्तों ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो दोस्तों ये कल्हण इनका नाम था। ठीक है, कल्हण, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो कल्हण थे राजतरंगिणी के रचयिता। ओके, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब चलिए अगला प्रश्न है, चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? चंदेलों की राजधानी का नाम था खुजराहो। ठीक है, खुजराहो, चंदेलों की जो राजधानी थी उसका नाम था खुजराहो। अगला प्रश्न है, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ? परमार वंश की अगर बात करें तो प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ सियक अथवा श्रीहर्ष। दोनों नाम इसी के हैं। ठीक है, आपको याद रखना होगा, सियक व श्रीहर्ष, सियक व श्रीहर्ष दोनों एक ही नाम है। ठीक है, आप दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 3 डॉट ऐसे मिलेंगे, वहां पर जाकर आप वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके फोन से ही वीडियो की क्वालिटी जो है वो कम हुई रहती है, उसको बढ़ा लिया करिए तो आपको सभी चीजें बहुत ही क्लियरली दिखाई देगी। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या पूछा गया है कि गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? जो गढ़वाली थे उनके सबसे योग्य शासक कौन हुआ, उनमें ये बात पूछी गई है। तो गोविंद चंद्र। ठीक है, गोविंद चंद्र, और उनका शासन काल कितना था? 1114 ईस्वी से 1115 ईस्वी तक। ठीक है, 1114 ईस्वी से 1115 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अगला प्रश्न है, जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो वह चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। कौन से युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। ठीक है, याद रखेंगे आप, चंदावर के युद्ध में जयचंद्र। ठीक है, चंद्र से क्या बना? चंदा, चंद्र से क्या बन गया? चंदा, ऐसे आप याद रख पाएंगे। जयचंद चंद्र चंदावर के युद्ध में पराजित हुए थे। ठीक है, चंद्र से चंदा बनता है, चंद्रमा को ही तो हम चंद्र बोलते हैं, चंद्रमा। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि जो जयचंद्र है वह चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। हो गया ना याद? बहुत अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अवंती सुंदरी कौन थी? अवंती सुंदरी
कौन थी? तो यह एक विदुषी महिला थी, विदुषी महिला थी। ठीक है, कौन कौन थी? यह एक विदुषी महिला हुआ करती थी। और अगला प्रश्न है, ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ था? ऐबक का राज्यारोहण 25 जून 1206 ईस्वी में हुआ था। 25 जून 1206 ईस्वी में हुआ था। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि राज्यारोहण का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये तो कुछ अलग ही आपको टर्म देखने को मिली यहाँ कि राज्यारोहण क्या होता है। राज्यारोहण का मतलब दोस्तों हम राज्याभिषेक बोलते हैं ना, कि उनको पदभार संभाला गया। ठीक है, उन्होंने कब ग्रहण किया कार्यभार, या कब अपना कार्यभार संभाला, या कब उनका राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, तो वह किया गया था 25 जून 1206 ईस्वी में। यही होता है राज्यारोहण का मतलब। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगला प्रश्न है, चालीसा क्या है? चालीसा क्या है? तो 40 तुर्की सरदारों का गुट होती है चालीसा। ठीक है, 40 तुर्की सरदारों के गुट को क्या कहते हैं? चालीसा कहते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, क्या पूछा गया है अगले प्रश्न में आपसे? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, पूर्ण निर्माण किसने करवाया? यह जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आखिर शुरू किसने किया था। ठीक है, शुरू से देखेंगे कि शुरुआत किसने की और अंत किसने करवाया। तो कुतुब मीनार का जो सबसे पहले बनाने की शुरुआत की थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इसीलिए इसका नाम क्या है? कुतुब मीनार पड़ा। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो इसका दामाद था, इसके दामाद का नाम क्या था? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, ये इसने फिर इसकी पूरा निर्माण करवाया कुतुब मीनार का। ठीक है, इल्तुतमिश ने, याद रहेगा आपको, फिर पूरा निर्माण इसने करवाया, इल्तुतमिश ने। और कहाँ स्थित है कुतुब मीनार? तो यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। दोस्तों, एक क्वेश्चन और कुतुब मीनार से आपसे पूछा जा सकता है। आपने देख लिया निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खत्म किसने करवाया यानी पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन बीच में ना इसकी मरम्मत कराई गई थी, इसमें कुछ टूट फूट हुई, तो उस समय पर इसकी मरम्मत कराई गई। इसके बीच में पूरा करवाने से पहले बीच में एक बार इसकी मरम्मत कराई गई। तो वह मरम्मत किसने करवाई थी? वह करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू करवाया था, और पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे। और कहाँ स्थित है कुतुब मीनार? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों, न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और यहाँ तो छोड़ो, आपके आगे तक जितने आप एग्जाम दोगे टीचिंग से रिलेटेड या फिर कंपटीशन में भी अगर बात कर ले, तो वहां पर भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? तो उनका नाम था रजिया बेगम। ठीक है, रजिया बेगम पहली महिला शासिका थी सल्तनत काल की। ठीक है, और कब तक रहा शासन काल? 1236 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक। 10 साल इनका कार्यकाल रहा, 1236 से 1246। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि खिलजी वंश का, तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपको सभी वंश और उनका शासनकाल एक ट्रिक से याद हो जाएगा। ठीक है, तो खिलजी वंश का शासनकाल अगर यहाँ पर बात आती है तो कब से कब तक रहा? 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा। ऑलराइट गाइस, अगला प्रश्न है, भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों, 1290 में यहाँ हमने जाना कि कब से कब तक रहा, तो शुरुआत 1290 में हुई और अंत कब हुआ? 1320 में। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम यही लिखे हैं कि 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगर फिरोज नहीं मिलता ऑप्शन में, मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी हो, तो आप वही सही करेंगे। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूरा नाम है। इन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। समझ आ जाती है आपको इतनी चीजें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न आपको ये देखने को मिला यहाँ पर।
क्या पूछा गया है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों खिलजी वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो खिलजी। ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो खिलजी, यह था अंतिम शासक खिलजी वंश का। अगला प्रश्न क्या बन जाता है कि तुगलक वंश की शुरुआत किसने की या नींव किसने डाली। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया। आपसे ये ना पूछ करके कि किसने शुरुआत की, ये पूछ लिया कि तुगलक वंश की नींव किसने डाली, ना ही ये कहा कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो बात वही हो जाती है, बस आपको यहाँ समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमा सकता है एग्जामिनर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चन को देख के, थोड़ा सा दिमाग लगाना और समझ जाना है कि आखिर पूछना क्या चाहता है। तो तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने डाली थी। ठीक है, किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। अगला प्रश्न आ जाता है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया। बहुत अच्छा प्रश्न आपका यहाँ पर है। ठीक है, इब्न बतूता भारत कब आया और कहाँ का यात्री था, ये भी आपको साथ साथ जान लेना है। तो अफ्रीकी यात्री था और इब्न बतूता इसका नाम था। कब आया, 1333 ईस्वी में। कब आया, 1333 ईस्वी में। और साथ साथ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया कि अफ्रीकी यात्री था और कब आया, 1333 ईस्वी में। लेकिन किसके शासनकाल में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिज्र खान ने। ठीक है, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आएगा, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, खिज्र खान ने। अगला प्रश्न है, गुलरुखी उपनाम किस शासक का था, यानी किस शासक को गुलरुखी उपनाम से जाना जाता था। तो सिकंदर लोदी को। ठीक है, सिकंदर लोदी को गुरु गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये स्थापना आपसे पूछी जा सकती है कि किस वर्ष और किसने की। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अगला प्रश्न क्या बन जाता है कि सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था। ठीक है, किस प्रकार का राज्य था, अगर सिद्धांत के रूप में देखें तो किस प्रकार का राज्य हुआ करता था, तो यह था धर्म प्रधान राज्य। धर्म प्रधान राज्य किस लिए कहा गया, क्योंकि यहाँ पर धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, मुस्लिम धर्म को, तो इसीलिए सैद्धांतिक रूप में अगर बात करें, मुस्लिम राज्य धर्म प्रधान राज्य हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, नूह सिपेहर तुगलकनामा की रचना किसने की थी। ठीक है, नूह सिपेहर तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो ने की थी, याद रखना है आपको, इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी के रचयिकार कौन है या रचनाकार कौन है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, लेकिन हमने तो इसके बारे में पहले ही बात कर ली थी, तो बहुत अच्छी बात है ये क्वेश्चन आया, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे, यानी कितने प्रकार के कर थे जो सल्तनत काल में लिए जाते थे। कर क्या होता है, कर होता है दोस्तों टैक्स। ठीक है, टैक्स को हम हिंदी में कर कह देते हैं। तो वही आपसे पूछा गया है कि सल्तनत काल में कितने प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। तो चलिए जान लेते हैं, 4 प्रकार के कर लिए जाते थे। कौन कौन से, पहला है खमस और जजिया कर, जकात और खराज। ठीक है, खमस, जजिया, जकात और खराज, ये 4 प्रकार के कर लिए जाते थे। ठीक है, 4 प्रकार के कर लिए जाते थे सल्तनत काल में। कौन कौन से, एक बार और देखिए, पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खमस, जजिया, जकात और खराज। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कितनी तरह के पूछे जाते थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर चलेंगे, और पूछा क्या गया है कि सल्तनत काल में, ठीक है, सल्तनत काल में 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य कितने राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया, वह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 5 राजवंशों ने शासन किया था 1506 से 1526 ईस्वी तक। ओके, अगला प्रश्न आपका यहाँ आ जाता है, हर्षवर्धन को किस
चालुक्य नरेश ने पराजित किया था। हर्षवर्धन को हराने वाला कौन सा चालुक्य राजा था, या नरेश किसे कहते हैं, राजा को ही तो कहते हैं। तो हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हराया गया था। ठीक है, चालुक्य नरेश कौन था, पुलकेशन था, पुलकेशन द्वितीय था जिसने हर्षवर्धन को हराया था, पुलकेशन द्वितीय ने। ऑलराइट गाइस, अगला प्रश्न आपका बनता है राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासकों के नाम बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। कौन कौन है, कृष्ण प्रथम, ध्रुव तारावर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष। ठीक है, ये 3-4 नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 2 नाम याद रख लीजिए, उतना ही काफी है। इनमें से आप कृष्ण प्रथम और ध्रुव तारावर्ष, इस तरीके से गोविंद द्वितीय, कोई भी आप नाम याद रख सकते हैं, पूछे जाते हैं आपसे इस तरीके के प्रश्न। चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। ये हमने किसके जाने थे, यहाँ हमने जाने थे राष्ट्रकूल वंश के। ठीक है, अब हम जानेंगे चोल वंश के। ठीक है, चोल वंश के 4 प्रमुख राजाओं के नाम हम देखेंगे कौन कौन है। आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलोतुंग। ठीक है, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई भी आपको वंश दे दिया जाएगा कि इस वंश के कोई भी 2 प्रमुख राजाओं के या शासकों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न क्या बन जाता है कि पल्लव कालीन मत विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है। ठीक है, यह कृति किसने इसकी रचना की वह आपसे पूछा गया है, तो वह है महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न क्या बन जाता है, वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था। चालुक्य राजवंश के संस्थापक की बात की गई है दोस्तों। वेंगी के जो चालुक्य राजवंश था उसका संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन। कौन था, विष्णुवर्धन। याद रखना है आपको, चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे, विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन। अगला प्रश्न क्या है, वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर था वेंगी और यहाँ है वातापी, तो आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना की अगर बात करें तो जयसिंह ने की थी। किसने, जयसिंह ने। अगला प्रश्न है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। ठीक है, कौन सी थी, कांची। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो कांची। अगला प्रश्न आ जाता है आपसे, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको ये देखने को मिलेगा और इसके बारे में हम पूरे डिटेल में वैसे पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ आपसे इस्लाम धर्म के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इस्लाम धर्म का पूरा जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे हमने सबके बारे में एक पूरी डिटेल्ड क्लास ले रखी है। अगर आपने नहीं देखी है जरूर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां पर हमने इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपको सभी चीजें विस्तार से समझाई गई है। पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जिनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, कब और कहाँ हुआ था। तो चलिए, हमने बात तो कर रखी है इसके लिए पहले भी, लेकिन यहाँ भी जानते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हिजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हिजरी संवत में हुआ था। ठीक है, हिजरी संवत में हुआ था और अरब के मक्का नगर में। कहाँ, अरब के मक्का नगर में हिजरी संवत में हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, और क्या नाम था इनका, हजरत मोहम्मद साहब, और कौन से धर्म के प्रवर्तक थे, इस्लाम धर्म के। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को आपके एग्जाम पेपर में मिल जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज को समझना होगा। और आपको दोस्तों पता भी चल गया होगा कि जितनी हमने कॉन्सेप्ट वाइज क्लास ली है वहां से ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो बहुत आसानी से आप याद रख पाते हैं अगर आपने वह क्लास ले रखी है तो। ओके, अगला प्रश्न क्या है, गजनवी वंश को और किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, आपको मैंने बताया था कि गजनवी वंश को हम यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं। हमने गजनवी वंश के बारे में भी पूरा डिटेल्ड में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, अगर कुछ भी क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता है तो आपने बता देना है गजनवी वंश को यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता था। ओके गाइस, समझ आ गया आपको इतना सभी कुछ। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आई है, और अपने फ्रेंड्स मित्रों के साथ सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में। उन्हें बताइए कि यहाँ पर प्रत्येक विषय की आपकी क्लासेस चली हुई है।
ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए सभी लोग और रिवीजन करते रहिए, सबसे जरूरी बात है। और सभी क्लासेस को टाइम से लिया कीजिए ताकि ओवरलैपिंग सिचुएशन आपके ऊपर ना हो, बर्डन ना हो। साथ साथ अपने काम को फिनिश करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाइए, वहां पर आपको बहुत ही जल्द कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट दिया जाया करेगा, ठीक है। और वहां पर जो भी विनर होगा आपको पता चल जाया करेगा खुद ही कि आपने कितना जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर किया। कुछ इस तरीके का हम चीजें लॉन्च करने वाले हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो दोस्तों ठीक है, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है उसमें। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।